हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखा था। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने सीखा था। अब उसको हमें अप्लाई करना है आज के लेक्चर में। आज हम लोग बेसिकली वर्क एनर्जी पावर को सही तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन पिछला लेक्चर इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो लेक्चर स्किप किया है पार्ट 1, तो प्लीज पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद फिर पार्ट 2 देखें। ऑलराइट, पार्ट 2 डायरेक्ट देखेंगे तो फिर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। ओके, ठीक है। तो हम लोगों का चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर, ये तीन टर्म्स हैं। इन तीनों टर्म को एक एक करके हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वर्क के बारे में। ठीक है बच्चों, वर्क। ठीक है, सबसे पहला टर्म हमारे इस चैप्टर का क्या है बच्चों? वर्क है। देखिए, समझिए इस बात को कि अगर आपसे कोई कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कब होता है, इसको देखिए डे टू डे लाइफ में और फिजिक्स के टर्म्स में अगर हम समझें, दोनों टर्म्स में जो है वो वर्क की जो परिभाषा है वो अलग है, वर्क का जो मीनिंग है वो अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कह लें कि एक कूली जो है, अगर वो एक ट्रॉली को या किसी भी लगेज को अपने सर पे लेकर अगर खड़ा है, बहुत देर तक खड़ा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई बहुत कूली जो है वो लगेज को लेकर खड़ा है, उसने वर्क किया है। या उसे या वो कूली उस लगेज को अपने सर पर लेके और आगे की तरफ बढ़े, तो हम कहेंगे कूली ने बहुत वर्क किया, बहुत काम किया। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में, साइंटिफिक टर्म में, उस कंडीशन में जो वर्क है वो जीरो होता है। यानी कि डे टू डे लाइफ में हम वर्क को जिस तरीके से परसीव करते हैं, और फिजिक्स के लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में वर्क का जो मतलब है, ये दोनों बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि वो साइंटिफिक तरीके से वर्क को जो हम डिफाइन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करें कि जो वॉल है, उस वॉल पर आप फोर्स लगा रहे हैं, बहुत देर तक आपने फोर्स लगाया, आप पसीने पसीने हो गए, बहुत थक गए, बहुत भूख लग गई, तो आपके आसपास वाले लोग कहें कि यार इसने ना इस वॉल को मूव करने की कोशिश की है, इस दौरान इसने बहुत काम किया है। ठीक है, लेकिन अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में हम देखें तो आपने कोई वर्क नहीं किया है। या यूं कह लें कि अगर आप सपोज करें कि थर्ड फ्लोर पे रहते हैं और नीचे से आप कोई सामान, या घर से आप निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, और मार्केट से आप बहुत सारा सामान खरीदते हैं और सामान खरीद के वापस अपने घर आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। डे टू डे लाइफ में हम कहें कि आपने बहुत वर्क किया है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने वर्क नहीं किया है। तो डे टू डे लाइफ में हम वर्क को जिस तरीके से कंसीडर करते हैं, परसीव करते हैं, और साइंस में, फिजिकल टर्म्स में, फिजिक्स के तरीके से हम जिस तरीके से वर्क को परसीव करते हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग वर्क को किस तरीके से डिफाइन करेंगे ये हम लोग समझते हैं। देखिए, वर्क किसी भी एक बॉडी के ऊपर, वर्क हम तब कहते हैं कि हुआ है जब उस बॉडी के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगे और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। फिर सुनिएगा, वर्क, व्हेन इज द वर्क सेट टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क तब होता है जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, और एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट हो। एक्सटर्नल फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं कहेंगे, या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा और डिस्प्लेसमेंट हो गया तो भी वर्क नहीं कहेंगे। ये कंडीशन आपको बता रहा हूं कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगना चाहिए, और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क हुआ है। तो वर्क को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वर्क इज सेट टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। वर्क इज सेट टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट if
an external force, if an external force acts on it and the object undergoes some displacement. कब कहेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है? जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तब हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। अब देखिए ये जो वर्क है बच्चों, इस वर्क के ना दो कैटेगरीज होते हैं। वर्क जो हमारा है इसे हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होता है कांस्टेंट वर्क अंडर कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, एक हमारा हो गया वर्क अंडर कांस्टेंट फोर्स। और दूसरा हमारा हो गया वर्क अंडर वेरिएबल फोर्स, ठीक है। ये दो तरीके से ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क होगा। एक तो या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करे या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वेरिएबल फोर्स एक्ट करे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाई वर्क अंडर कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। पहला हमारा क्या है? वर्क बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ध्यान समझिएगा, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है? या तो कांस्टेंट हो सकता है या तो वो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर एक कांस्टेंट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है और वो उसके ऊपर कुछ वर्क करता है तो हम कहते हैं कि ये वर्क कांस्टेंट फोर्स की वजह से हुआ है। और अगर वेरिएबल फोर्स एक्ट करके उसके ऊपर वर्क करे तब वो वर्क वेरिएबल फोर्स की वजह से हुआ है। तो पहले हम लोग समझते हैं वर्क बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सपोज करिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके से एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर सपोज करें कि मैं F अमाउंट ऑफ फोर्स इसे पकड़कर आगे की तरफ लगा रहा हूं और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आगे की तरफ होता है, ठीक है। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है m मास का और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने F अमाउंट ऑफ कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ये कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स कहने की जरूरत नहीं है, अब आप 6th चैप्टर पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल अच्छे समझ चुके हैं कि जब भी फोर्स की बात होगी यानी एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स हम लगा रहे हैं F, यानी फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं और इस फोर्स के लगने की वजह से जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्प्लेसमेंट है। यानी ये मैं बता रहा हूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब जो वर्क एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा दैट वर्क विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन है? ये कंडीशन है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। और अगर मैं आपको बताऊं कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेक्स some angle with respect to each other, ठीक है। ये वाला था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये तो आप समझ गए कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन इसी कंडीशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। मान लीजिए कि हमारे पास ये m मास का ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, जैसे आपने ट्रॉली को पकड़कर ऐसे खींच रखा है।
लेकिन उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर है? एक हमारे पास m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो उस कंडीशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल है थीटा, राइट? अब ये फोर्स बाय फोर्स लग रहा है और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी इस ऑब्जेक्ट का हो रहा है। लेकिन ये कंडीशन तो सिंपल था, यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए हमने सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों के बीच में एक थीटा एंगल बन रहा है। तो यहां पर जो वर्क हमारा होगा वो वर्क हम किस तरीके से निकालेंगे? तो याद करिए, हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम किसी दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट ले लेते हैं दूसरे वेक्टर के अलोंग। तो फोर्स वेक्टर का कंपोनेंट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लूं तो ये मेरा हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, जिसे लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, लिख सकते हैं। अब एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर क्या है बच्चों हमारा? यहां पर ये एक डॉट प्रोडक्ट है और हमने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी राइट साइड हमारा स्केलर है तो लेफ्ट साइड जो वर्क है ये भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वर्क स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन होता है। यहां हमने किया क्या है, देखिए यहां पर एक्चुअली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 था। अगर यहां पर थीटा की जगह 0 पुट करें तो cos 0 1 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन यहां पर चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हम वर्क को डिफाइन कर रहे हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज का प्रोडक्ट? एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर रहे वर्क को हम डिफाइन कर रहे हैं एज डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग वर्क के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। तो cos थीटा यानी कि डॉट एफ डॉट एस को ही हम लोग लिखते हैं ना, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, तो ये हमारा वर्क निकल कर आ गया। क्लियर है? अब देखिए जो cos थीटा है, फोर्स तो भाई चलिए मैग्नीट्यूड है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एस मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव रहेगा। cos थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और जीरो भी होती है। तो अगर cos थीटा 0 हुआ यानी वर्क 0 हो जाएगा, अगर cos थीटा पॉजिटिव हुआ तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर cos थीटा नेगेटिव हुआ तो वर्क नेगेटिव होगा। यानी cos थीटा के साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्क हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि 0 होगा। तो इसको भी हम लोग ऐसा करते हैं, 3 कंडीशन में बांट लेते हैं, इन तीनों कंडीशन को हम लोग समझ लेते हैं। पहला कंडीशन मेरा है कि भैया वर्क मेरा पॉजिटिव कब होगा? वर्क क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव। तो वर्क हमारा फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हम जानना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव कब होगा? कब होगा भैया पॉजिटिव? देखिए फोर्स, ये एफ क्या है? ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है, तो हमेशा पहले से ही पॉजिटिव रहेंगे। बट व्हाट अबाउट थीटा? थीटा कोई एक एंगल है और cos थीटा कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ऑलराइट, तो अगर cos थीटा पॉजिटिव हुआ तो वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। और cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? cos थीटा हमारा पॉजिटिव होता है जब थीटा हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है।
ठीक है, मैं 0 से 180 डिग्री की बात कर रहा हूं, फिर आप 180 से 360, आप 0 से 180 जो आप समझ लेंगे तो जनरलाइज कर सकते हैं। तो अगर थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है तो उस केस में वर्क हमारा पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में cos थीटा पॉजिटिव है, और cos थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब वर्क पॉजिटिव है। तो यूं समझ लीजिए, आप कह सकते हैं कि अगर इसे अगर मैं डायग्राम बना दूं और आप यहां पर कह सकते हैं कि अगर फोर्स का कंपोनेंट 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही है। यानी कि अगर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, क्या है बच्चों, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कंपोनेंट अगर आप लेते हैं और उसका डायरेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग, वो कब होगा? जब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, उस केस में वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। दूसरा, वर्क हमारा जो कि F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है, हम जानना चाहते हैं कि ये नेगेटिव कब होगा। ठीक है, वर्क हमारा नेगेटिव कब होगा? तो F और S तो पॉजिटिव है, जब cos थीटा हमारा नेगेटिव होगा तभी वर्क नेगेटिव होगा। और cos थीटा हमारा नेगेटिव कब होता है? cos थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये हमारा थीटा 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री तक है ना। ये 0 यहां इंक्लूडेड है, 90 इंक्लूडेड नहीं, यहां भी 90 इंक्लूडेड नहीं है, 180 इंक्लूडेड है। 180 के लिए भी cos 180 -1 होता है। तो अगर थीटा 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, जहां 180 इंक्लूडेड है 90 इंक्लूडेड नहीं है, तो इस कंडीशन में जो वर्क है cos थीटा नेगेटिव होगा, इसलिए वर्क नेगेटिव होगा। यानी अगर ये आपका ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आगे की तरफ है, लेकिन इस पर फोर्स जो है वो पीछे की तरफ अगर लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट तो पीछे की तरफ होगा ना। यानी कि आप देखें यहां पर ये एंगल जो बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो उस कंडीशन में cos थीटा हमारा नेगेटिव होगा, इसीलिए जो वर्क है वो भी हमारा नेगेटिव होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इज ऑपोजिट टू, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अगर ऑपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, अगर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है तब cos थीटा पॉजिटिव होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में cos थीटा नेगेटिव होगा, वर्क हमारा नेगेटिव होगा। और तीसरा केस है बच्चों कि वर्क जो कि F इंटू एस इंटू कॉस थीटा है, ये हमारा 0 के बराबर कब होगा, ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए इसके 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि अगर फोर्स की वैल्यू 0 है तो उस केस में वर्क की वैल्यू 0 होगी, राइट। आप भाई आपने कोई फोर्स ही नहीं लगाया है तो वर्क आपका 0 है। अच्छा, फोर्स तो आप लगा रहे हैं लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी वर्क हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, राइट। और तीसरा, भाई डिस्प्लेसमेंट 0 पुट कर दो, 0 हो जाए, लाख आप फोर्स लगाओ। और अगला है कि भाई आप फोर्स भी लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इस केस में भी वर्क आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके एग्जांपल्स आप कंसीडर कर सकते हैं। वर्क पॉजिटिव है, मान लीजिए जैसे कि एक बाइक है, ठीक है, और उस पर आप पीछे से आगे की तरफ धक्का लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ और फोर्स भी आगे की तरफ। एक फुटबॉल है, उसको आप किक करते हैं अपने पैर से, तो पैर से आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और फुटबॉल का डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ। इन केसेस में जो वर्क है हमारा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, नेगेटिव कब होगा? मान लीजिए जैसे कि आप बाइक चला के जा रहे हैं, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो ब्रेक अप्लाई किया यानी कि फोर्स पीछे की तरफ है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? आगे की तरफ है, जब तक गाड़ी रुक ना जाए। तो एज ए रिजल्ट उस केस में वर्क नेगेटिव होगा। और
वर्क जीरो कब होगा? कूली वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, कूली अपने सर पे लगेज को रखकर और आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो अपने सर से वो उस लगेज पर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका आगे की तरफ है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उस केस में वर्क आपका जीरो होगा। या आप कोई फोर्स ना लगाएं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं, वर्क आपका जीरो है। या आप दीवार के ऊपर पकड़कर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो भी वर्क जीरो है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर ले बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपने सीखा वर्क क्या होता है। वर्क दो तरीके के फोर्सेस से हो सकता है, कांस्टेंट फोर्स की वजह से, एक वेरिएबल फोर्स की वजह से। कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क का क्या फॉर्मूला है, कैसे फाइंड करते हैं, पॉजिटिव कब होता है वर्क, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है, ये सब हम सीख चुके हैं, ठीक है। अभी हमने सीखा, अब हम लोग वर्क का यूनिट, वर्क के यूनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं, यूनिट ऑफ वर्क। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें स्किप नहीं करना है। यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो एक तो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा ये देखते हैं। देखिए वर्क का फॉर्मूला हमारा है बच्चों, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, राइट। जहां फोर्स जो है इसका यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। यहां पर डॉट का मतलब वो डॉट नहीं है, यहां पर इनटू है, ठीक है, न्यूटन इनटू मीटर। जब हम यूनिट लिखते हैं तो कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, और कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। यानी कि ऐसा यूनिट जो वर्क का है वो हमारा होता है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जूल। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जिसे हम लोग न्यूटन मीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जूल कितना होता है, 1 जूल वर्क कितना, 1 जूल वर्क, तो आप क्या लिखेंगे? 1 जूल वर्क कितना होगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसका मतलब कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, तब कहें कि आपने 1 जूल का वर्क किया है। अच्छा ये तो ऐसा यूनिट हो गया। सीजीएस सिस्टम में वर्क क्या होता है? सीजीएस सिस्टम में जो वर्क है बच्चों, जैसे एमकेएस सिस्टम स्टैंडर्ड यूनिट उसमें होता है न्यूटन मीटर। सीजीएस सिस्टम में तो देखते हैं, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि फोर्स का यूनिट होता है डाइन, ठीक है, DYNE डाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया डाइन, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर। क्लियर है? तो डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसे हम लोग अर्ग कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग अर्ग कहते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में जो वर्क का यूनिट है वो है अर्ग, और अर्ग हमारा होता है डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। अर्ग को हम लोग डाइन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो अब जरा जूल और अर्ग के बीच में क्या रिलेशन है इसको जरा समझते हैं। देखिए जूल हमारा हो गया इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर, या फिर कह लें 1 जूल हमारा हो गया इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और याद करिए चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि 1 न्यूटन जो है वो 10 रेज टू दी पावर 5 डाइन के बराबर, ठीक है। और 1 मीटर आप जानते हैं कि 100 यानी 10 रेज टू दी पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहां से हमारा 1 जूल जो है बच्चों 10 रेज टू दी पावर 5 और 10 रेज टू दी पावर 2 मिलकर हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर जो हमारा है वो होता है अर्ग, इसलिए 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज टू दी पावर 7 अर्ग, ठीक है। ये आप याद रखिए, यूनिट इंपॉर्टेंट है। एक चीज और समझ लीजिए,
वर्क को अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखूं, वर्क इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तब कैसे लिखेंगे वर्क इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए आज हम लोग बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जो है काफी सारे करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आज कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा, अगले लेक्चर में फिर जब आइएगा तो हम लोग वहां पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सपोज करें कि आपको गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लगता है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स हमारा है, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स, वाई कंपोनेंट एफ वाई और जेड कंपोनेंट एफ जेड, और इस फोर्स के लगने की वजह से इस ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ इस वर्क ने अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है तो कितना वर्क हुआ है, तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी फोर्स की जगह हम लिख देंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, डॉट डिस्प्लेसमेंट की जगह हमारा हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। राइट। अब याद करिए पिछले लेक्चर में जब हम स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको इस तरीके के डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना सिखाया था। मैंने बताया था कि आई कैप को सिर्फ आई कैप से मल्टीप्लाई करना, आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है, या आई कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है और थीटा की जगह 90 पुट करें, cos 90 आपका 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा x इंटू एफ एक्स, जे कैप को सिर्फ जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y इंटू एफ वाई, और के कैप को सिर्फ के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा z इंटू एफ जेड। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म्स में देखें तो। x क्या है? इस डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स का x कंपोनेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स का y कंपोनेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट का z कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स का z कंपोनेंट। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों देखिए हमने अभी तक वर्क का कॉन्सेप्ट सीखा, अब हम लोग एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, उसके बाद वर्क और एनर्जी दोनों को रिलेट करके हम लोग एक थ्योरम बनाने जा रहे हैं। तो जरा समझिएगा एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू सम वर्क। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ कैपेसिटी है वर्क को करने की, कुछ वर्क करने की अगर कैपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट के पास है तो हम कहते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट हैज सम एनर्जी। तो एनर्जी को बेसिकली हम लोग मेजर करते हैं, तरीके समझिए कि एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं, आकलन करते हैं कुछ इस तरीके से कि भाई कोई एक ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर पा रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने इतना एनर्जी खर्च किया है या इतनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास है। तो एनर्जी को हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द कैपेसिटी It is the capacity or ability of an object to do work। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के पास कितनी कैपेसिटी या कितनी एबिलिटी है वर्क को करने की,
उस कैपेसिटी या एबिलिटी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। इसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड in terms of amount of work done, in terms of amount of work done। कोई एक ऑब्जेक्ट जिस हिसाब से वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर पा रहा है, उसी के बेसिस पर हम लोग एनर्जी को मेजर करते हैं। तो जैसे अब भाई ये एनर्जी बेसिकली एक तरीके से वर्क डन ही तो है। किसी ऑब्जेक्ट के पास वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है, कितना वर्क कर पा रहा है, वो वही तो एनर्जी है, उसकी कैपेसिटी। तो अगर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा हमने डिस्कस किया था, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए एनर्जी शुड आल्सो बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एनर्जी क्या है बच्चों? एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड, एनर्जी क्या है? वर्क डन ही तो एनर्जी है। तो वर्क का जो यूनिट होगा, एनर्जी की भी वही यूनिट होनी चाहिए। तो ऐसा यूनिट जो एनर्जी की है वो आपकी होगी जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होना चाहिए इसका? सीजीएस यूनिट शुड बी अर्ग, राइट? ठीक है, अब समझिए एनर्जी का एक स्पेशल फॉर्म है जिसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी आप सबने बचपन के क्लासेस में पढ़ा है कि भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर मैकेनिकल तरीके से, मैकेनिकल मींस से कुछ वर्क करता है, तब उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप्स के होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप्स के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी मैकेनिकल मींस से, किसी मैकेनिकल तरीके से अगर फोर्स लगाकर और कुछ वर्क करता है, तब उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी पोजेस होती है, उस एनर्जी को हम लोग, या उसे जो एनर्जी मिलती है उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र तो हम लोग बाद में करेंगे, बकायदा एक आधा लेक्चर हमारा पूरा पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग समझते हैं और उसके बाद फिर वर्क ऑन एनर्जी को हम लोग रिलेट करेंगे। तो कंसिडर करिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? कंसिडर करिए हमारे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक f अमाउंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स लगता है। अभी मैं सिर्फ कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं। मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला भी अभी सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए बताया है, वेरिएबल फोर्स के लिए नहीं बताया है। ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज हम लोग नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? आज हम लोग सिर्फ कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर है, ठीक है? ध्यान से देखिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि वो रेस्ट पर है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगता है F। अच्छा, इस कांस्टेंट फोर्स के लगने की वजह से क्या होगा बच्चों? इस फोर्स के लगने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज होकर इसकी वेलोसिटी जो है वो v हो जाएगी। एंड लेट अस से कि u इनिशियल वेलोसिटी 0 से फाइनल वेलोसिटी v आने में अगर ऑब्जेक्ट s अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करता है, भाई जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, m मास का ऑब्जेक्ट, इस पर आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया, फोर्स लगने की वजह से मोशन में आ गया। मोशन में आने के बाद क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मान लेते हैं कि कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v।
जब v वेलोसिटी हुई तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं रहेगा ना, शिफ्ट होगा। तो ये भाई ये s डिस्प्लेसमेंट मूव कर चुका है, यहां से s डिस्प्लेसमेंट मूव कर चुका है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। कितना वर्क हुआ है इसके ऊपर ये हम जानना चाहते हैं, कितना वर्क हुआ है ये हम इसके ऊपर जानना चाहते हैं। तो वर्क के पहले एक चीज समझिए, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि एक ऑब्जेक्ट के पास हो उसके मोशन की वजह से, उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और कोई भी एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट के पास उसके पोजीशन की वजह से, उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र तो खैर बाद में करेंगे, तो वहां पर डिफाइन करेंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आप कहेंगे इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by object due to its motion। मोशन की वजह से जो एनर्जी एक बॉडी के अंदर पोजेस्ड है, उसके पास है, उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो आप बिल्कुल पक्के से कह सकते हैं इस पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही। तो यहां पर भाई एक ऑब्जेक्ट था रेस्ट पर, उस पर आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया, मूव करने लग गया। ठीक है, तो भाई इस फोर्स को, इस पर फोर्स लगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। क्लियर है? तो हम जानना चाहते हैं कितना वर्क हुआ है, और वो वर्क, जो कोई भी चीज अगर वर्क करेगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो पहले कितना वर्क हुआ ये समझते हैं। देखिए, अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो u तो हमारा 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2s। आप बोलेंगे सर ये एक्सेलरेशन कैसे आ गया? भैया इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई है ना, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी एक्सेलरेशन होगा उसका। तो इस ऑब्जेक्ट का इतना एक्सेलरेशन, क्लियर है? कितना मास है इसका? m मास है। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स होता है m इंटू a। ठीक है, अब अगर मैं m यहां पर पुट कर दूं तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन 2s, राइट? और इसके ऊपर कुछ वर्क हुआ है, वो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, एंगल 0 है। तो ये हमारा हो जाएगा, फोर्स की जगह मैं लिख दे रहा हूं mv स्क्वायर अपॉन 2s मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट s। s से s कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो वर्क हमारा हुआ है बच्चों, ये देखिए वर्क हमारा हाफ mv स्क्वायर के बराबर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, फिर से समझिए, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली रेस्ट पर है, उस पर f अमाउंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स लगा है, जिसकी वजह से वो मूव करता है, और s डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करने के बाद इसी कांस्टेंट फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी 0 से चेंज होकर v हो गई। तो भाई कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके एक्सेलरेशन निकाल लिया। इस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई किया, कितना कांस्टेंट फोर्स से निकल कर आ गया, और इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया, कितना वर्क किया गया है, वो वर्क हमारा निकल कर आ गया। अच्छा, वर्क कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से हो रहा होगा। इस मास के, इस ऑब्जेक्ट के बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है, वर्क कर रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट वर्क करता है उस दौरान वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी लूज करेगा ना भाई। कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, तो वर्क कर रहा है यानी उसके पास एनर्जी थी, उस वर्क को करने के दौरान वो अपने उस एनर्जी को लूज कर रहा है। तो जब वो अपनी एनर्जी लूज करेगा तो जितनी एनर्जी लूज हुई है उतनी ही एनर्जी कहां जानी चाहिए? वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट को मिल जानी चाहिए, और मिल रही है। ये पहले ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। अब यहां पर देखिए मोशन में आ गया है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो ये जो वर्क हुआ है इसके ऊपर, दैट वर्क गेट्स ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो हमारा हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर।
बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज u। हालांकि यहां u 0 है इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं हाफ mv², जहां v फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। फिर वर्क और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, इसको नोट कर लें। चलिए बच्चों, ये आखिरी चीज हम लोग देख लेते हैं आज का, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। याद करिए, मैंने कांस्टेंट फोर्स का वर्क आपको पढ़ा दिया, उसके लिए मैंने फिर एनर्जी आपको पढ़ाया। अब वर्क और एनर्जी दोनों को हम कंबाइन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि वर्क जो हमारा है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो हाफ mv² के बराबर है। इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे। कंसीडर करें कि कंसीडर करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कंसीडर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर हमारा हो जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। राइट, अब दोनों साइड अगर हम हाफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ m। किससे मल्टीप्लाई करें दोनों साइड? हाफ m से। भाई सेम ही चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो ये हो जाएगा हाफ m इंटू v² माइनस u² इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू 2as। तो भाई ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया। इस साइड हमारा हो जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu², और ये किसके बराबर हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसको, हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों? फोर्स। ये हो जाएगा इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल्स टू वर्क। अब मुझे बताइए, अभी जस्ट इस टॉपिक के पहले मैंने आपको बताया हाफ mv² क्या है? काइनेटिक एनर्जी। हाफ mu² क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? नहीं, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब कि ये आपका हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये आपका हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये है क्या बच्चों? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क। ये इक्वेशन फिजिक्स की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। राइट हैंड साइड कह रहे हैं कि भाई आपने कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया है। अब जाहिर सी बात है, आप कुछ काम करेंगे, वर्क करेंगे तो आपकी एनर्जी खर्च होगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट कुछ वर्क कर रहे हैं, उस वर्क की वजह से जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखने को मिल रहा है। यानी आप वर्क करके जो एनर्जी अपनी लूज करते हैं वो एनर्जी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास, यानी जिसके ऊपर वर्क हो रहा है उसके पास चली जाती है, एंड इट अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर हमारा वर्क है और लेफ्ट हैंड साइड पर काइनेटिक एनर्जी है। तो यानी राइट हैंड साइड पे वर्क, लेफ्ट हैंड साइड पर एनर्जी, इसीलिए इसे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन on an object by external force, ठीक है, by external force, ठीक है, gets transferred to the object
इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो किस फॉर्म में ट्रांसफर हो जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, उसके चेंज के फॉर्म में अपीयर हो रहा है। तो क्या ये फाइनल वर्क एनर्जी थ्योरम है कि वर्क करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट होना चाहिए? नहीं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वहां पर भी हम लोग कुछ सीखेंगे, लेकिन फिलहाल काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम निकल कर आ गया। यही आपके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम एक तरीके से, इसको आप समझिए, इसको नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक के लिए है। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ये बार बार आपसे कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर तो फिजिक्स का जो आगे का रास्ता है वो काफी हद तक आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।